आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्लीज़ एक बार जल्दी से आप लोग कंफर्म कर दो आप लोग की मेरी आवाज़ अच्छी से सुनाई पड़ रही है और प्रॉपर विजिबिलिटी है। सब कुछ अगर ओके है तो शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फाइनली मैंने अपनी आवाज़ खुद से भी चेक कर ली है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को पूरी आवाज़ अच्छे तरीके से आ रही होगी। आज हमारा वोकैब ओशन 1.0 बैच की ये तीसरी क्लास होने वाली है और ये क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम आज एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे, राइट। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको चीज़ें बताया था उसी तरीके से चलेंगी। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए एक ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग शायद समझते नहीं हो समय रहते और बाद में रिग्रेट होता है, तो ये चीज़ मत करिएगा। जैसे अभी आपका बैच चल रहा है तो रनिंग बैच जो है ना उसको प्लीज़ लाइव ज्वाइन किया करिए। अगर मान लीजिए किसी वजह से लाइव ज्वाइन नहीं हो पाता है तो आप सभी लोग इसकी वीडियो सेम डे पे देख लिया करो और अपनी नोट्स बना लिया करो। कंप्लीटली आपको पीडीएफ पे रिलाई नहीं करना है, क्योंकि जो पीडीएफ मैं देता हूं वो तो मैं तुरंत दे देता हूं। उस पीडीएफ से अपना खुद का नोट्स जरूर बनाया करिए, खुद से लिखा करिए चीज़ों को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं, जब चीज़ों को आप लिखते हैं तो कहीं कहीं आपको वो चीज़ याद करने में बहुत आसान हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको जो वैलिडिटी दी है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी दी है, तो ये मत सोचना कि 6 महीने बाद शुरू कर लेंगे, 8 महीने बाद शुरू कर लेंगे, क्योंकि 2024 को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि ये जो 2024 है वो आने में ज़्यादा समय नहीं है और कब वक्त निकल जाता है वो पता भी नहीं चलता। तो ये एक आप टीचर या बड़े भाई होने के नाते जो भी आप समझ लो, ये मेरा आपको सजेशन है। और ये मतलब आप बहुत फोर्सफुली सजेशन है, चेहरे पे वो फोर्स दिख नहीं रहा है, लेकिन आप इस गहराई को समझो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिससे आप अपनी जिंदगी में रिग्रेट से बचो। अपनी जो भी आगे आने वाला समय है ना वो आपका बुरा ना हो, उस चीज से आप बच जाओ। दैट्स वाई मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। तो गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग बता देंगे मेरी आवाज वगैरह सभी लोग को बढ़िया से आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोग को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। ओके, आज परचेस किया हूं, चलिए बहुत बढ़िया भाई परचेस हो गया। और देखिए एक चीज और बोल करके मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से सर ज्वाइन होने में थोड़ा परेशानी होती है, नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत लाइव क्लास शो नहीं होता। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप एक बार रिफ्रेश कर लोगे ना तो वहां पे वॉच का ऑप्शन आ जाता है। वो देखिए ये सिस्टम है एप्लीकेशन का, ये टेक्निकल चीजें हैं, वो उसमें हम दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब शो होता है तब ज्वाइन कर लिया करो। और अपनी तरफ से अगर आपको बैच पसंद आता है तो जरूर रिकमेंड करें दूसरे स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब चलिए पहले एंटोनिम शुरुआत करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पे देखिए कुछ शब्द हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, हम जैसे एग्जामिनेशन के अंदर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे फॉर्मेट होते हैं, जो हूबहू ऑप्शंस होते हैं, उनके साथ हम चीज़ों को पढ़ेंगे कि जब हम एग्जामिनेशन के अंदर बैठे हैं तो हमें ये ना लगे कि ये ऑप्शन कहाँ से आए, इस ऑप्शन की मीनिंग क्या होगी। एक्चुअली होता क्या है कि एक वोकैब पढ़ाने का एक तरीका और है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड लिख दिया, फिर मैंने उसके साइनो लिखे, उसके एंटो लिखे, उसके एग्जाम्पल्स लिखे, उसकी हिंदी मीनिंग फलाना ढिमकाना, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो लेकिन वो एग्जामिनेशन का फॉर्मेट नहीं होता, वो एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं होता, तो एक समस्या हमारे सामने आ जाती है। तो इस तरीके से पढ़ने का क्या है कि हमें एग्जामिनेशन में हूबहू जैसे बैठने पे चीज़ें मिलती हैं वैसे हमें मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला शब्द यहाँ पे आपको एंटोनी में क्या दिया है, द पेनिटेंट हस्बैंड स्पेंड्स डेज एट हिज वाइफ्स ग्रेव। अब एक्चुअली क्या होता है कि एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं और क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एक जो वर्ड होता है उसको अंडरलाइन कर देते हैं और उसका आपसे सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जाता है। ये सेंटेंस के साथ इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन में बैठो और अगर मान लीजिए पर्टिकुलर वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो आप सेंटेंस पढ़ के इसका हिंट समझ लो कि क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है, तो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो लिखा है स्पेंड्स डेज एट हिज वाइफ्स ग्रेव। यहाँ पे ग्रेव मतलब क्या हो गया, जहां पे किसी लाश या मुर्दे को, मरे हुए इंसान को दफनाया जाता है वो उसका ग्रेव होता है। तो ग्रेव पे अगर उसका पति बहुत समय बिताता है तो कहीं ना कहीं देखो या तो उसे किसी चीज का पछतावा होगा या फिर वो दुखी होगा, ठीक है, अपनी पत्नी के जाने की वजह से। बात वही है मिला जुला के। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, इस पिक्चर को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो यहां पे आपको दिख रही होगी एक लड़की और वो हाथ जोड़ करके उसके चेहरे पे आपको उदासी दिख रहा होगा, राइट। तो ऐसा उदासी जो चेहरे पे होता है हमें कब होता है, जब हम किसी चीज को गंवा देते हैं, जब हम किसी चीज को खोने का हमें रिग्रेट होता है यानी पछतावा होता है, तो हमें इस तरीके से एक्सप्रेशन सबका होता है, राइट। अगर मैं पेनिटेंट की हिंदी बात करूं तो देखिए इसका मतलब होता है पछतावा, पहले तो ये लिख लीजिएगा। अब बात आती है देखिए इसके सिनोनिम को लेकर के, इसका सिनोनिम क्या क्या चीजें हो सकती हैं।
एग्जामिनेशन में पूछेगा, अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो एक शब्द बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, रिग्रेट। अगर रिग्रेट नहीं पूछता है इसका सिनोनिम तो पूछ देता है रिमॉर्स। रिमॉर्स अगर नहीं पूछेगा तो पूछ देगा दैट इज, अच्छा पेनिटेंट तो लिखा हुआ है, अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे क्या पूछ देगा, दैट इज रिपेंट। रिपेंट नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ देगा कॉन्ट्राइट। अब एंटेनिम में क्या है कि आपकी दोनों चीजें तैयार हो रही हैं, यानी सिनोनिम भी साथ में तैयार हो रहा है, एंटेनिम भी साथ में तैयार हो रहा है। तो कभी भी अगर मान लीजिए पेनिटेंट का आपसे सिनोनिम पूछता है तो रिग्रेट मतलब भी पछतावा होता है, रिमॉर्स मतलब भी पछतावा होता है, रिपेंट मतलब भी पछतावा होता है, और कॉन्ट्राइट मतलब भी पछतावा होता है। अगर मेरी तरफ से अगर हाईली रिकमेंडेड शब्द की बात करें तो मैं इसको करूंगा, आप कहोगे इसको करने के पीछे सर सेंस क्या है, क्या ये बहुत ज्यादा आते हैं? बात बहुत ज्यादा आने की नहीं है, बहुत ज्यादा तो रिपेंट भी पूछा गया है, रिमॉर्स भी पूछा गया है, रिग्रेट भी पूछा गया है, लेकिन ये वाला शब्द क्या है ना कि आपके दिमाग से उतर जाएगा, मैं पक्की बात बता रहा हूं। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रख लोगे, रिग्रेट रख लोगे, रिपेंट रख लोगे, लेकिन कॉन्ट्राइट कहीं ना कहीं दिमाग से फिसल जाएगा, राइट। तो ये दोनों देखो, रिग्रेट रिपेंट, आप इसको ऐसे री से मिला लेना, रिग्रेट रिपेंट, और यहां पे देखो रिमॉर्स, सब में आरी 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 जुड़े हुए हैं, तो यहां से थोड़ा याद रखने की कोशिश करिएगा। रिमॉर्स मतलब भी पछतावा, पेनिटेंट मतलब भी पछतावा, रिग्रेट मतलब भी पछतावा, और कॉन्ट्राइट मतलब भी क्या होता है, पछतावा ही होता है। अब आते हैं हम लोग इसके अपोजिट पे। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने कहा सर रिपेंट लिखा हुआ है, तो इसका देखिए यहाँ पे उल्टा क्या हो गया, अनरिपेंटेंट। तो ये जो आपका अपोजिट वर्ड हो गया, ये आपका आंसर होगा। लेकिन मैं आपको, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से हम चीजों को पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे ना, टाइम पास नहीं करेंगे। अब मान लो आप अगर कभी भी एग्जामिनेशन में इसका अपोजिट पूछा, यहां पे ऑप्शन क्या है, आपने कहा सर अनरिपेंटेंट है। मेरे भाई अगर अनरिपेंटेंट शब्द ना आए या अनरिपेंट शब्द ना आए तो इसके जगह पे और देने की संभावना एग्जामिनर की क्या हो सकती है। अगर ये नहीं आएगा तो इसकी जगह पे मान लीजिए वो दे सकता है अनरिपेंट, ठीक है। अगर अनरिपेंट इतना ही लिख के दे दे, ये भी दे सकता है, ठीक है। ये नहीं देगा तो रिमॉर्स लेसनेस दे सकता है। जरा गौर से मेरी बात को देखिएगा, यहां पे आपने रिमॉर्स लिखा है, रिमॉर्स का मतलब क्या हो गया, आपने कहा सर पछतावा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं, ये हटा दीजिएगा, नेस हटा दीजिएगा, अगर मैं बस इतना लिख दूं रिमॉर्सलेस, तो रिमॉर्सलेस मतलब वो हो गया जिनको पछतावा नहीं होता है। अब यहां पे क्या लिखा, पेनिटेंट लिखा हुआ है, पेनिटेंट की जगह हो सकता है ये दे दें इम्पेनिटेंट। तो मान लीजिए अगर ये वाला शब्द नहीं आता है ना, तो इसकी जगह पे इन तीनों में से कोई भी शब्द इसका एंटोनिम दे सकता है। अब ये आंसर हो गया। अब देखो सॉरी आपको पता है। अब भाई पेनीलेस, अगर मैं पेनीलेस की बात करूंगा तो आप यहां पे थोड़ा गौर से इस चीज को देखिएगा, ठीक है। ओके, अच्छा जी, एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जैसे पिक्चर आपको दिख रहा होगा ना, ये पिक्चर, ये मैंने लगाया क्यों था, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं इस चीज को, कि ये पिक्चर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही सोशल मीडिया पे वायरल एक लड़की है, उर्फी जावेद इसका नाम है, और आप देख रहे होंगे ये बड़े अतरंगी कपड़े पहन करके मार्केट में निकलती है, ठीक है। ये देखिए जीन्स पहन लेती है। खैर ये मैंने ऐसा कपड़ा लगाया है कि जिसको आप लोग देख सकें, ऐसी 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 भी पिक्चर्स हैं, ऐसी ऐसी भी फुटेज और वीडियोस हैं जिनको आप देख नहीं सकते, इतने अतरंगी कपड़े वो पहनती है। अब अगर इससे जब भी आप इंटरव्यू में पूछा जाता है या जब भी इसके इंटरव्यू लिए जाते हैं तो क्या आपको किसी तरह का कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है अपनी इन सारी चीजों पे जो आजकल की यूथ है आप सभी लोगों को देखती है, और उससे आप क्या मैसेज यूथ को दे रहे हो, जो आने वाली जनरेशन है या बच्चे हैं, तो आप ये सीधा सीधा कहती है हमें कोई पछतावा नहीं है, हमने बड़ी गरीबी देखी है अपनी जिंदगी में, अब मैं ऐसे अर्धनग्न रूप से घूमूंगी, ठीक है, मुझे कोई, तो इसके चेहरे पे ना किसी तरह का कोई पछतावा नहीं था। ये रिमॉर्सलेस है, ये इम्पेनिटेंट है, ये अनरिपेंट है, इसको कोई पछतावा अपने किए पे है ही नहीं है जैसे कपड़े पहनती है। अब देखो सॉरी तो सबको पता है, अब पेनीलेस की बात करते हैं, तो पेनीलेस के लिए ये पिक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको यहां पे एक आदमी दिख रहा होगा, और ये देखिए कह रहा है मेरे दोनों जेब खाली, मेरे दोनों जेब खाली है, मतलब मेरे पास बिल्कुल पैसा वैसा नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जब आप धीरे धीरे वर्ड्स पढ़ोगे ना, बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो आपको रिपीट मिलेंगे, आपको मजा आएगा, रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर इसके पैसे कहाँ चले गए, आप इसका पेट देखो, इतना फाड़ के बाहर निकल रहा है, सारे पैसे तो इसने पेट में डाल लिए हैं, खा खा करके, ठीक है। तो अगर मैं पेनीलेस की आप लोगों से बात करता हूं तो देखिए पेनीलेस का मीनिंग क्या होता है। एक तो आप यहाँ पे ना सबसे आसान शब्द जो इसके लिए लिख सकते हैं, आप इसको पुअर लिख सकते हैं, क्योंकि भाई जिसके पास पैसे नहीं वो गरीब है। और आप यहाँ पे एक शब्द लिख सकते हैं दैट इज ब्रोक। ब्रोक मतलब देखिए, ब्रोक मतलब एक तो तोड़ना होता है, एक ब्रोक का मतलब होता है जिसका दिवालिया निकल जाए, और एक इसका मीनिंग होता है देखिए बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब भी होता है दिवालिया निकल जाना, और बैंकरप्ट अगर आपने लिख दिया तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब भी होता है किसी का दिवालिया घोषित हो जाना, पैसे न बचने, ठीक है। इसके अलावा आप एक शब्द लिखिएगा इम्पेक्यूनियस।
अब देखिए जैसे आपने ये शब्द लिखा, अब यूजुअली आपने पुअर सुना होगा, ब्रोक भी आपके दिमाग में आ गया होगा। अच्छा, इंसॉल्वेंट शब्द भी कहीं न कहीं बैठ रहा है दिमाग में। बैंकरप्ट तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन ये जो इम्पेक्यूनियस शब्द है ना, ये यूजुअली हम लोग सुनते नहीं हैं। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर वर्ड को ऐसे अंडरलाइन कर लेना है कि भाई इसका मतलब होता है गरीबी, ठीक है। और जब हमने ये लिख लिया तो इसके लिए एक शब्द और हमने लिख दिया, दैट इज पेन्यूरियस। पेन्यूरियस मतलब भी क्या होता है, गरीब होता है। जब आपने इतना लिख ही लिया तो एक शब्द और लिख लीजिए, दैट इज इम्पावरिस्ट। अब देखो जी, एक सलाह साथ साथ और देते चलूंगा, जिनकी स्पेलिंग आपको नहीं पता हो, जैसे मान लीजिए आपको इम्पावरिस्ट की स्पेलिंग नहीं पता थी, तो आप इस तरीके से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, राइट। अब जैसे ये आपने लिख दिया तो एक आपको पता ही होगा, दैट इज पेनीलेस। जैसे कहते हैं ना पेनीलेस, पेनी पेनी, पेनीलेस मतलब कोई पैसा नहीं है इसके पास, ये बिल्कुल गरीब है। तो ये सारे शब्द ध्यान रखिएगा, इनका मतलब गरीब होता है, यानी पुअर होता है, दिवालिया निकलना हो जाता है। अब जो लड़के मेरे से पूछते हैं आप हिंदी नहीं लिखवाते, अब इससे ज्यादा हिंदी क्या लिखवाऊं, पुअर तो लिखवा दिया है मैंने। एक शब्द मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को और देना चाहूंगा, वो शब्द क्या है, वो है स्ट्रैप्ड, ठीक है। वो शब्द है मेरे भाई स्ट्रैप्ड। अब देखो, अभी तक आपने हो सकता है ये मेरे मुंह से सुना होगा, लेकिन ये शब्द हो सकता है आप लोगों ने इसके पहले नहीं सुना रहा होगा, स्ट्रैप्ड। स्ट्रैप्ड का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी, यानी जब पैसे की शॉर्टेज हो जाए, मतलब जब पैसे की कमी, जब पैसे की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इंसान क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, बात वही है। और उसके साथ एक शब्द और लिख लीजिएगा, दैट इज डेस्टिट्यूट। भाई जितना लिखवा दे रहा हूं उससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब आते हैं पर्टिनेंट। पर्टिनेंट को समझने के लिए इस पिक्चर को देखिए, यहां पे एक औरत दिख रही होगी और इस औरत ने एक सेकंड, इस औरत ने अपने बच्चे को देखिए यहाँ पे इस तरीके से ले लिया है। आपने देखा होगा जो वर्किंग विमेन होती हैं और जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, पति काम पे चला जाता है, या कई किसी भी तरीके से औरत को अगर अपने बच्चे को संभालना होता है तो वो क्या कर लेती है, इस तरीके से सामने अपने बच्चे को रख लेती है, जिससे वो बच्चा भी कंफर्टेबल होता है और वो अपना आराम से काम कर पाती है। तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं ना, इस तरीके से सुटेबल है। अगर ये कोई काम करना चाहे तो ये बहुत ही सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है। अब जैसे मान लीजिए अभी इधर लेकर के अपने बच्चे को ये काम करे, क्या इज इट पॉसिबल? आप कहोगे सर पॉसिबल नहीं है, बार बार बच्चे को संभालेगी कि काम करेगी, ऐसे बिल्कुल आपने कहा कि सर ये ना तरीका बहुत ही सुटेबल है। आप इसको सुटेबल से, आप इसको ले सकते हैं अप्रोप्रिएट से, ठीक है, या आप इसको ले सकते हैं जर्मेन से, GERMANE, जर्मेन बहुत अच्छा शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा, जर्मेन हो गया आपका। और आप लोग देखिए ये शब्द आपने पता नहीं कितनी बार सुना होगा, दैट इज रेलेवेंट। जैसे मैंने कहा कि आप मेरे से कहते भी हो सर आपका जो कंटेंट है वो बहुत रेलेवेंट है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही रेलेवेंट है, तो रेलेवेंट, जर्मेन, अप्रोप्रिएट, ये सुटेबल। तो ये पूरा का पूरा हमारा देखो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर वर्ड का हमें आंसर भी मिल गया, साथ में बाकी के शब्द भी हमें सीखने को मिल गए। आगे बढ़ेंगे, हमने कहा विद हर स्प्राई एंड एथलेटिक बिल्ड सी ऑन द रेस इजिली। मेरे भाई बात को गौर से समझना, कह रहा विद हर स्प्राई, यहां पे स्प्राई शब्द लिखा हुआ है, एंड एथलेटिक बिल्ड, यानी जो उसका बिल्ड था, बिल्ड जैसे बिल्ड इन द सेंस यहां पे बॉडी से लेना देना है। जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी अगर बहुत ज्यादा एथलेटिक है, एथलेटिक का मतलब अगर वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा फिट है, राइट, बहुत ज्यादा विवेसियस है, लाइवली है, स्पिरिटेड है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी भी रेस को आराम से जीत लेगा। अब हमने इसको रिलेट किया है इस वाले पिक्चर के साथ, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा ये वाला पिक्चर। आप ऑब्वियस सी बात है अगर कोई इंसान अच्छी डाइट पे है, रेगुलर वो जिम जाता है, रोज अच्छे से वर्जिश करता है, कसरत करता है, तो उसका शरीर कैसा होगा? आपने कहा सर फिट होगा। क्या वो लेजी होगा? आपने कहा सर सवाल ही नहीं उठता। जो लोग डेली जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, वो बड़े एक्टिव होंगे। तो ये जो जिम वाले लड़के होते हैं ना, ये यूजुअली आपको आलसी नहीं मिलेंगे, ये आपको क्या मिलेंगे? आपने कहा सर ये आपको एक्टिव मिलेंगे, यानी लाइवली मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? आपने कहा सर स्प्राइटली मिलेंगे, स्प्राइटली। स्प्राइटली के अलावा आप एक शब्द लिख सकते हैं, दैट इज एनिमेटेड। एनिमेटेड मतलब एक्टिव होता है, इसको आप लिख सकते हैं विवेसियस। विवेसियस के साथ आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज विगोरस, विगोरस। और विगोरस के साथ एक शब्द आप लिख सकते हैं, दैट इज स्पिरिटेड। अब मेरे भाई एग्जामिनेशन के अंदर कुछ भी पूछे, चाहे विगोरस पूछे, चाहे स्पिरिटेड पूछे, चाहे विवेसियस पूछे, चाहे एनिमेटेड पूछे, चाहे स्प्राइटली पूछे, चाहे लाइवली पूछे, चाहे एक्टिव पूछे, चाहे आपसे वाइटलाइज पूछे, ठीक है। आपने एक एड देखा होगा, रिवाइटल,
रिवाइटल, तो जब रिवाइटल इंसान खाता था वो कहते थे रिवाइटल खाइए, वाइटलाइज हो जाइए यानी एक्टिव हो जाइए, राइट। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूं अजाइल। देखो अजाइल एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो एबल टू मूव क्विकली, इसका मीनिंग क्या होता है, एबल टू मूव क्विकली। अब जरा इसको इंग्लिश पढ़िएगा एक बार ध्यान से। आपने कहा एबल मतलब योग्य होना, मूव मतलब इधर उधर करना, जो इंसान जल्दी से इधर उधर कर ले, ठीक है। अब मैंने कहा फटाफट ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, तो एबल टू मूव क्विकली। जैसे आप बंदर को ध्यान में रखो, बंदर क्या करते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं अजाइल जो है इसका मीनिंग एक्टिव होता है। और ये जो है सेनेनिम है किसका, आपने कहा सर स्प्राइट शब्द का सेनेनिम हो गया ये, ठीक है। और अगर इसको हिंदी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सक्रिय, राइट। ओके, अब लेथार्जिक की बात करते हैं, तो ये लेथार्जिक इसका आंसर है, क्योंकि लेथार्जिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेजी, जिसे हम लोग बोलते हैं सुस्त। अब जैसे आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में ये जो आदमी आपको दिख रहा होगा, ये आराम से लेटा हुआ है, पेट पर इसने स्नैक्स रख लिए हैं, ये खा रहा है, गिरा रहा है, रिमोट नीचे है, यहाँ पे एक केन पड़ी हुई है। तो ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे, ये एक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है, ये अलहदी है। हमारे यहाँ गांव में ऐसे लोगों को अलहदी, लीचड़ इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है, मतलब जो लोग बहुत लेजी होते हैं। तो लेजी तो सबको पता है, लेकिन लेजी के अलावा कुछ शब्द आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लेजी पता है, लेथार्जिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक शब्द लिखिएगा दैट इज लैंग्विड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लैंग्विड लिख लिया तो यहाँ पे एक शब्द लिखिएगा स्लॉथफुल। देखिए स्लॉथफुल मतलब भी सुस्त होता है, लैंग्विड मतलब भी सुस्त होता है, इनर्ट मतलब भी सुस्त होता है, और टॉर्पिड मतलब भी सुस्त होता है, और इंडोलेंट, ये सब बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले शब्द हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टॉर्पिड है, इनर्ट है, स्लॉथफुल है, इंडोलेंट है, लैंग्विड है, लेजी है, लेथार्जिक है। इनको प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग से ये भूलने नहीं चाहिए किसी भी हाल में। और एक शब्द एसएससी का फेवरेट रहा है, सारे एग्जाम का फेवरेट रहा है, दैट इज स्लगिस। स्लगिस मतलब भी होता है सुस्त। अब अगर मैं स्यूथ की बात करूं, तो स्यूथ को ना आप यहां से देखो, स्यूथ को आप यहां, लाइट कट गई क्या भाई, ओ हो, इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। बस प्रभु से, महादेव से ये प्रार्थना कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, क्योंकि ये जो यूपीएस के थ्रू चल रहा है ना, ये बहुत लंबा इसका बैकअप नहीं, शायद 10 मिनट में काम तमाम कर दे। तो उम्मीद यही करता हूं कि लाइट आ जाए प्रभु 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो स्ल्यूथ आप दिख रहा होगा, ये आपको व्यक्ति दिख रहा है, ये व्यक्ति क्या है, इस तरीके से लेकर के, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, डिटेक्टिव। ऐसे लोग कौन करते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं चीजों को, ठीक है। तो इसे हम लोग इन्वेस्टिगेटर बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिटेक्टिव बोल सकते हैं, डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव हो गया और इन्वेस्टिगेटर हो गया, जिसको हम लोग स्ल्यूथ कहते हैं, स्ल्यूथ, राइट। अच्छा जी, अब वर्कहॉलिक, वर्कहॉलिक आप लोगों को पता है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई और यहाँ पे आंसर भी क्लियर हो गया, ठीक है जी। समझ में आ रहा, सब एक बार बता देना सभी लोग को समझ में आ रहा। और प्लीज देखो लाइट उम्मीद करता हूं आ जाए, अगर नहीं आता है ना तो ये तुरंत बंद हो जाएगा, तो घबराना नहीं, इसको आगे कल कंटिन्यू करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूं कि बस प्रभु लाइट आ जाए। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे हमारे सामने क्या है कि रीड द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिप्लीट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस के अंदर एक इस तरीके से आपके सामने शब्द रखेगा और उसका सिनोनिम या एंटोनिम आपसे पूछता है। तो देखिए अगर आपको डायरेक्ट इसका मीनिंग पता है तो आप लिख लीजिए, अगर नहीं पता है तो एक बार आप पूरे सेंटेंस को पढ़िए और पढ़ने से थोड़ा सा हिंट लीजिए, आपको एक आइडिया लगेगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो जैसे डिप्लीशन ऑफ ओल्ड थिंग्स हैज बिकम फैंसी बिजनेस, कह रहा है कि जो पुरानी चीजें होती हैं, पुरानी चीजों का डिप्लीट होना यानी पुरानी चीजों का कम होना या पुरानी चीजों का खत्म होना या पुरानी चीजों का धीरे धीरे लुप्त होना एक फैंसी बिजनेस बन चुका है, एज इट ब्रिंग्स बैक ओल्ड मेमोरीज बट अ हाई कॉस्ट। ये जो पुरानी चीजें हैं ये आपकी जो पुरानी मेमोरी है, यानी जो आपकी ओल्ड मेमोरी है उसको वापस लाता है और बहुत ही हाई कॉस्ट पे। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज करिए एक ऐसा समय आएगा जब जो पुरानी साइकिल हुई करती थी बड़ी बड़ी वाली, है ना, आपने देखा होगा गांव के अंदर, वो धीरे खत्म हो रही हैं और उनको रिप्लेस कर रहे हैं आज के जो मॉडर्न साइकिल हैं वो सब। तो ये सारी चीजें बाद में बड़ी एंटिक बन जाएंगी, ठीक है। और बाद में अगर आप इन्हीं चीजों को खरीदोगे जो जिसकी कीमत आज कुछ नहीं है, यही आपको बहुत महंगे दाम में मिलने वाले हैं। जैसे पुरानी जो विंटेज कार्स होती हैं, तो विंटेज कार पहले तो चलो जो भी था,
आज की डेट में आपको अच्छी अच्छी कार से भी ज्यादा महंगी मिलेगी, कोई बेचता नहीं है, जो विंटेज कार होती हैं। तो वो क्या करती हैं, आपकी ओल्ड मेमोरी को वापस लाती हैं, बट हाई कॉस्ट पे लाती हैं। ठीक है, तो वो चीजें क्या हो रही हैं, आपने कहा सर डिप्लीट हो रही हैं। तो डिप्लीट होने का क्या मतलब हो गया मेरे भाई, डिप्लीट होने का मतलब किसी चीज का एक तरीके से रिड्यूस होना, यानी कम होना। किसी चीज का क्या होना, आपने कहा सर डिक्रीज होना, यानी किसी चीज का कम होना, जिसे हम लोग लेसन भी लिख सकते हैं। लेसन मतलब कम होता है। यहाँ पे गौर करिएगा, मैंने लेसन नहीं लिखा हुआ है, ओ एन वाला नहीं, लेसन, लेसन, LESSEN, लेसन। और यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी, दैट इज डिमिनीस। डिमिनीस मतलब भी क्या होता है, आपने कहा सर डिमिनीस मतलब भी होता है कम होना। तो ये डिप्लीशन का मीनिंग है। और एक आपको देखने को मिलेगा इसकी मीनिंग, दैट इज एग्जॉस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करना है। अगर मैं एग्जॉस्ट को किसी थिंग के रेफरेंस में बात करूंगा, यानी थिंग मतलब वस्तु होता है, अगर एग्जॉस्ट को हम किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कम होना। ठीक है, मतलब किसी चीज का डिक्रीज करना। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये जो कोयला है, कोयला, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एग्जॉस्ट होने का मतलब कम हो रहे हैं उनका, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। और अगर मैं यहां पे बात करूं आप सभी लोगों से कि अगर एग्जॉस्ट का सेंस मैं पर्सन के रेफरेंस में लूंगा, व्यक्ति के, तो अगर किसी व्यक्ति को आपने बोल दिया कि ही इज एग्जॉस्टेड, तो इसका मतलब टायर्ड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, टायर्ड हो गया। जैसे मैंने कहा राम इज एग्जॉस्टेड, तो यहां पे ऐसा नहीं हुआ कि राम कम हो गया। तो यहां पे राम इज एग्जॉस्टेड का मतलब ये हो गया राम इज टायर्ड। राम क्या है, टायर्ड है, यानी थक चुका है। तो प्लीज इन चीजों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि हम ये एग्जॉस्ट जो वर्ड है उसका किस सेंस में यूज कर रहे हैं, किसी पर्सन के सेंस में यूज कर रहे हैं या किसी थिंग के सेंस में यूज कर रहे हैं। अगर थिंग होगा तो डिक्रीज होगा, पर्सन होगा तो टायर्ड होगा, राइट। तो ये सब हो गए इसके सिनोनिम। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है, ये देखने को आपको मिलेगा, जैसे एक इसके लिए सिनोनिम आ जाएगा यूज अप। जब आप किसी चीज को यूज कर लेते हो या जब आप किसी चीज को कंज्यूम कर लेते हो तो चीजें क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है ना। अगर आप कोई भी चीज अगर उसको यूज कर लो, आप उसको कंज्यूम कर लो, तो वो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आप यहां पे अगर आंसर की बात करूं अपोजिट, तो अपोजिट इसका रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि रिस्टोर करने का मतलब किसी चीज को रिन स्टेट करना। ठीक है, रिन स्टेट करना, रिन स्टेट करने का मतलब किसी चीज को वापस पा लेना। रिस्टोर मतलब वापस, क्योंकि इधर कम हो रहा है, रिस्टोर करेंगे वो चीज क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम पुट बैक कहते हैं, क्या बोलते हैं, पुट बैक। एक फ्रेजल वर्ब भी लिख दीजिए, दैट इज पुट बैक। तो ये कभी अगर रिस्टोर आपके ऑप्शन में नहीं आता है तो इसकी जगह पे रिन स्टेट आ सकता है या पुट बैक आ सकता है, राइट। ये भी ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। अब आते हैं ओल्ड हाई फैंसी। इसमें से कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बताने लायक है। अब अगर आप पिक्चर को देखेंगे ना, तो पिक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा रहा होगा कि यहाँ पे एक बोतल पड़ी हुई है और यहाँ पे वाइन, वाइन देखिए धीरे 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 कम हो रही है, राइट। और ये बोतल खत्म हो गई है, इसलिए इसने ऐसे पलट के रख दिया, क्योंकि अगर बोतल भरी पलट के रखेंगे तो पूरी तो गिर जाएगी। ऐसे बोतल तब आपको दिखती है जब इसमें रखी हुई जो भी चीज होती है, जो भी इसका पेय पदार्थ होता है वो खत्म हो जाता है, वो डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तभी हम इसको इस तरीके से रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे स्कैंटी शब्द आया है। अच्छा जी, अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। हाँ, रिस्टोर, रिस्टोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिस्टोर या रिनस्टेट या पुट बैक, आप जो भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, दैट इज स्कैंटी। अच्छा जी, अब पहले स्कैंटी को थोड़ा सा पिक्चर से समझो। मान लीजिए आप सुबह 7 बजे निकल गए क्लासेस वगैरह करने, और आप दोपहर में आते हैं 2 बजे या 3 बजे। अब जाहिर सी बात है, अगर सुबह सुबह आप 7 बजे निकल गए हैं, बिना खाए पिए आप गए हैं, और जब आप वापस आते हैं आपने मेरे से कहा कि जय सर कुछ खाने के लिए है क्या। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक प्लेट रखता हूँ और ये रखता हूँ। अब अच्छा ये बताइए, क्या ये आपके खाने के लिए पर्याप्त है, क्या ये आपकी भूख मिटा सकती है। आपने कहा सर नहीं, ये तो बहुत अपर्याप्त है, ये बहुत ही डेफिशिएंट है, ये तो ना के बराबर दे दिया आपने चीजें हमको। ठीक है, तो स्कैंट मतलब क्या होता है। अगर पहले मैं इसको ना, आप समझ गए होंगे, पहले मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं इसको हिंदी, तब तक आप लोग समझ जाओगे। जैसे मीगर लिखा हुआ है, मीगर मतलब होता है कमी। अब जैसे आप हिंदी लिख लीजिएगा, मीगर मतलब क्या हो गया, कमी हो गया। अब जैसे यहाँ पे स्कैंटी लिखा है, तो कभी कभी आपको देखने को यहाँ पे क्या मिलेगा, आपने कहा सर यहाँ पे देखने को हमें स्पार्स मिलेगा। अगर मीगर नहीं आएगा तो स्पार्स आ जाएगा, स्पार्स नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉल्ट्री आ जाएगा।
पोल्ट्री नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने कहा सर डेफिशिएंट आ जाएगा, डेफिशिएंट, तो डेफिशिएंट हो गया। देखो डेफिशिएंसी मतलब कमी होता है, तो यहाँ पे आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कमी होता है, राइट। तो डेफिशिएंट लिखें, पोल्ट्री लिखें, स्पार्स लिखें और मीगर लिख लें। अब इसके अलावा भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको मैं दोनों को साथ ही में लिखूंगा, दैट इज स्कार्स, स्कार्स। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो स्पार्स पढ़िएगा तो साथ में स्कार्स को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि स्पार्स है, स्कार्स है। अब आते हैं एक्सपेडिएंट, पोल्ट्री, नेस्टी और अब्यूंडेंट पे। अब सबसे पहले अगर मैं इसके सिनोनिम की बात कर लूं, अगर यहाँ पे पूछ तो हमसे एंटोनिम रहा है तो इसका सिनोनिम ये हो जाएगा, क्योंकि हमसे सिनोनिम तो पूछा नहीं जा रहा है, अब पूछा जा रहा है हमें इसका अपोजिट, तो अपोजिट इसका हो जाएगा अब्यूंडेंट, क्योंकि अब्यूंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। लाइट आ जाए यार बस, भगवान प्लीज, लाइट आएगी तो ये लाइट जल जाएगी पता है, और मुझे पता चल जाएगा, और ये आ नहीं रही है। अब धीरे धीरे समय भी हो रहा है, मैं बस आप लोग भी थोड़ा सा मनाओ लाइट आ जाए, ठीक है। पता नहीं यहाँ की क्या स्थिति इतनी बुरी हो गई है आजकल लाइट की। देखिए अब्यूंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में होता है। अब इसके कुछ सिनोनिम होते हैं। अब अच्छा सपोज करिए आप, इधर कमी की बात कर रहा हूँ, इधर प्रचुर मात्रा की बात कर रहा हूँ, आंसर हो गया। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हमेशा अब्यूंडेंट आए। अगर मान लीजिए अब्यूंडेंट नहीं आता है इसका एंटोनिम, तो क्या दे सकता है पता है आपको, प्रोफ्यूज दे सकता है। प्रोफ्यूज नहीं देगा तो यहाँ पे आपको प्रोलिफरेट दे सकता है। अगर प्रोलिफरेट नहीं देगा तो यहाँ पे आपको प्रोडिगल दे सकता है। अगर मान लीजिए प्रोडिगल नहीं देगा तो यहाँ पे आपको प्लेंटीफुल दे देगा। प्लेंटीफुल नहीं देगा तो यहाँ पे आपको प्लेनीट्यूड देगा, ठीक है, प्लेनीट्यूड देगा, ये चीज दे सकता है। अगर मान लीजिए ये भी नहीं देता तो हो सकता है कॉपियस दे। कॉपियस नहीं देगा तो एम्पल दे। एम्पल नहीं देगा तो बॉन्टीफुल देगा। बॉन्टीफुल अगर मान लीजिए नहीं दिया तो थ्राइव दे सकता है। थ्राइव नहीं देगा तो बर्जीन दे सकता है। बर्जीन नहीं देगा तो फ्लरिस। हर हर महादेव, लाइट आ गई भाई, ठीक है, चमक आ गई होगी देखो बोर्ड पे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं भाई अगर दिल से किसी चीज़ को चाहो ना, सब कुछ हासिल हो जाएगा। पता नहीं आप भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो, लेकिन मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं बड़ा दिल से महादेव को मानता हूँ। और जब ऐसी चीज़ें अटकी होती हैं अपना, जब मेरा पढ़ाने का बड़ा मन होता है, और मेरा खैर पढ़ाने का हमेशा मन होता है, और जब मैं दिल से बता पैरेलल मेरे दिमाग में चल भी रहा था कि बस लाइट आ जाए भगवान, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, और मुझे पक्का पता नहीं ऐसा 3-4 बार हो चुका है। मैंने क्लास शुरू कर दी है और उसके बाद जब लाइट गई है, जब मैंने उनसे बोला है तब लाइट आई है, और मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरी क्लास तो बंद होने नहीं देंगे, ये क्लास को पूरी करवाएंगे, और ये देखो हुआ भी। खैर यहाँ पे आ जाते हैं फ्लरिस, ठीक है, फ्लरिस मतलब मेरे लिए यही खुशियां छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोफ्यूज, देखो भाई प्रोफ्यूज मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में, प्रोलिफरेट मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जो प्रोडिगल है इसका भी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में, प्लेनीट्यूड प्रचुर मात्रा में, बर्जीन, फ्लरिस, थ्राइव, बॉन्टीफुल, एम्पल, कॉपियस, या आप ये लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं दैट इज प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। इन सबका एक ही मतलब होता है, प्रचुर मात्रा में। आगे बात, ठीक है, भर भर के, तो वो चीज होता है अब्यूंडेंट। अब बाबा जानते हो तुम्हारे साथ एक अच्छी बात क्या है, यहाँ पे एक और लिख देता हूं, ध्यान में आ गया, जैसे सरप्लस, ये भी आ गया सरप्लस। अब एक अच्छी बात आपके साथ पता क्या है, अगर कभी अब्यूंडेंट का आपसे सिनोनिम पूछ ले, ठीक है, तो देखो आपका सिनोनिम भी तैयार हो गया। अगर मान लीजिए इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो अपोजिट में अगर कभी अब्यूंडेंट नहीं भी आया ना, इसमें से कुछ भी आएगा, आपको पता तो है ये आंसर हो जाएगा इसका, इसमें से कुछ भी, थोड़ा आपको टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाओगे, आपको मजा आएगा। एक बार नजरों से सब कुछ होके गुजर रहा है ना, अभी बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, आपको मजा आएगा। अब आपने कहा सर चलो ये सब तो हो गया, अब आंसर तो आपने बता दिया, अब बाकी एडिशनल चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेडिएंट दिया हुआ है, एक्सपेडिएंट का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा हमें समझा दो। अच्छा जी पहले ना आप इसको देखना, एक बार इस पिक्चर को गौर से देखो। इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है, आपने कहा सर ये व्यक्ति नीचे है और ये व्यक्ति ऊपर है, अगर नीचे वाले का हाथ पकड़ के खींच रहा है तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल, यही दिखा रहा है, ये इसकी क्या कर रहा है, आपने कहा सर ये इसकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, आपने कहा सर हेल्पफुल बोला जा सकता है, ठीक है जी। तो अब आप यहां पे लिखना चाहें तो क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड आप लोग लिख सकते हैं। देखो
आप इससे रिलेटेड चीजें लिख सकते हैं यूजफुल, क्योंकि जो चीज हेल्पफुल होती है वो यूजफुल होती है ना, हेल्पफुल। अब देखिए लड़कों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो ऐसे पढ़ते हैं, वो कहेंगे सर हेल्पफुल मतलब तो मदद हो गया, यूजफुल मतलब तो उपयोगी हो गया, ठीक है। अब हम करें तो क्या करें, आपको पता है जो आप लोग हिंदी मेरे से पूछते हो, तो हिंदी में बताने से थोड़ा सा क्यों बचता हूं, क्योंकि यही दिक्कत आती है, क्योंकि अब जब मैंने यहाँ पे हेल्पफुल लिखा और यहाँ पे यूजफुल लिखा, इनकी हिंदी निकालो ना, हेल्पफुल तो मदद से संबंधित हो गया, यूजफुल मतलब तो उपयोगी होता है, दो अलग अलग चीजें लग रही होंगी, लेकिन ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये सिमिलर चीजें हैं। मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी वर्ड का जो सिनोनिम होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसे सिमिलर वर्ड कहा जाता है। सिमिलर वर्ड होने में और 100% उसी का डिट्टो होने में, दोनों में फर्क होता है भाई। तो ये रिलेटेबल होते हैं, अगर कोई चीज आपके लिए हेल्पफुल है तो वो यूजफुल है। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल से जो मेरी, देखिए मेरी क्लास इसमें चल रही है, ठीक है। अब अगर अब मैं स्टूडेंट हूं, मैं इसको देख रहा हूं, ये मेरे लिए हेल्पफुल है, जो चीज मेरे लिए हेल्पफुल है वो चीज मेरे लिए यूजफुल है, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अब पानी पीना मेरे लिए यूजफुल है, मतलब ये मेरे शरीर के लिए हेल्पफुल है, तो ये चीज है। अच्छा, जो चीज मेरे लिए हेल्पफुल होगी उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सर ये मेरे लिए इफेक्टिव है, क्योंकि जब तक किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा तब तक वो हेल्पफुल हो ही नहीं सकती है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो। आप लिखना चाहें तो यहाँ पे सुटेबल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज आपके लिए हेल्पफुल तभी होती है जब कोई चीज आपके लिए सुटेबल हो। अब मान लीजिए कोई चीज आपके लिए उपयोगी है ही नहीं, तो क्या आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है? आपने कहा नहीं। अगर मान लीजिए ये फोन मेरे लिए उपयोगी नहीं है, ये फोन मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है? अगर ये फोन मेरे लिए सुटेबल नहीं है तो क्या मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है? आपने कहा नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे चीजों को रिलेट करो तब मजा आएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखो नेस्टी, अब ये तो हो गया भैया अब्यूंडेंट वाली बात। ये पिक्चर यहां से रिलेट कर दो, देखो यहाँ पे बहुत सारे सेब आपको दिख रहे हैं। अब मैं आपसे कहूंगा ये क्या है? कम है? आपने कहा नहीं सर ये तो प्रचुर मात्रा में है। अब एक चीज बच गई और हमारे पास जगह नहीं बची, लेकिन कोई बात नहीं। ये शब्द आप देख रहे हो यहाँ पे नेस्टी, आप नेस्टी को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग, ठीक है, यहां पे देखना इस लड़की को, इस लड़की का मुंह देखकर आपको क्या लग रहा है? जो अखंड सिंगल होंगे उनको लग रहा होगा सर प्यार आ रहा है। ये सब नहीं बेटा, ये प्यार तो जो भी आ रहा है आपको आ रहा है, लेकिन इसको देख के लग रहा है जिस तरीके से ये मुंह बिचका रही है, कर रही है, ऐसा इंसान तब करता है जब वो किसी चीज को पसंद ना करे, तभी ऐसा होता है। तो देखो वो वाले शब्द को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप लोग ना ऐसा एक मैं लेकर के चला आ रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने इसके लिए क्या क्या शब्द लिख दिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा डिसलाइक, अगर ये किसी चीज को पसंद नहीं करेगी तभी जाकर के ये ऐसा मुंह बनाएगी। एक तो हो गया भैया नापसंद करना, ठीक है। उसके अलावा आपने कहा सर अगर कोई चीज जो डिसगस्ट होगी, डिसगस्ट मतलब बेहुदा, तब ये ऐसा करेगी। जो चीज हेटफुल होगी, यानी अगर कोई चीज इसे पसंद नहीं है, घृणा करती है, डिसगस्ट मतलब बेहुदा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो, अगर कोई चीज बेहुदा होगी सर तभी ये इस तरीके से मुंह बनाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो रेच लिख सकते हो, ठीक है, WRETCH, WRETCH। रिच मतलब क्या होता है, यहां लिख देता हूं, रिच मतलब होता है वेरी बैड, वेरी बैड। जो चीज क्या होता है, बहुत बुरा होता है, उसे हम बोल सकते हैं रिच। अच्छा, रिच के अलावा आप क्या बोल सकते हो? आपने कहा सर डिटेस्ट, क्योंकि डिटेस्ट मतलब भी क्या होता है, हेटफुल होता है, जो चीज घृणा योग्य हो, नफरत योग्य हो, ठीक है, पसंद करने योग्य ना हो। और एक चीज हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, आपने कहा सर दैट इज रिपगनेंट, रिपगनेंट, रिपगनेंट मतलब भी क्या होता है, हेटफुल होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा जिसका मीनिंग होता है नेस्टी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला देखना, नेक्स्ट पे आते हैं हॉस्टाइल। देख भाई हॉस्टाइल की बात करते हैं, लिखा द एंटायर एनवायरमेंट वाज वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स अस। कह रहे ये जो पूरा का पूरा एंटायर एनवायरमेंट है ना, वो हमारे लिए या हमारे प्रति बहुत ज्यादा क्या है, हॉस्टाइल है, मतलब एडवर्स है। एडवर्स मतलब एक तरीके से बेकार है। हॉस्टाइल को हम ले सकते हैं वो कहते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दुश्मनी, शत्रुता, ठीक है वो। जैसे इस पिक्चर को देखो, ये लड़की जो है इसको मार रही है। अब जाहिर सी बात है इसको मार रही है तो जाहिर सी बात है इसके और इसके बीच में रिश्ता जो है फ्रेंडली तो होगा नहीं, तो ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं,
आपने कहा सर शत्रु हो सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शत्रुता बोल सकते हैं, जिसको आप लोग एनमिटी बोल सकते हो, एनमिटी, ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, पहले तो ये ध्यान से समझिएगा। एक इसका सिनोनिम हो सकता है दैट इज एंटागोनिस्ट या एंटागोनिस्टिक भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी की चीजें जरा आप बताना मुझे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि एक बार मैं लिखवा चुका हूं, बताना। हाँ डिस्गस्टिंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लिखवा दी हैं। अच्छा एक बार मैंने अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले पूछा था कि सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता देना। यहाँ पे एक्चुअली मुझे दिखता नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स, अच्छा हाँ दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कितने लाइव हैं वो भी दिखाता है, ओके ओके ठीक है। फेवरेबल, हाँ पहले तुम भैया आंसर ही बता दो, आंसर तुरंत टपक पड़े। मैं पूछ रहा हूं कि इसका सिनोनिम मुझे बताओ, ये मुझे आंसर बता रहा है। देखो अगर कोई भी तुम्हारा शत्रु है वो तुम्हारे लिए क्या होगा, रिलेट करके बताओ। वो तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा, आपने कहा सर बिल्कुल। अगर हार्मफुल लिख सकते हैं तो क्या इनिमिकल लिख सकते हैं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इनिमिकल मतलब भी क्या होता है, आपने कहा सर हार्मफुल होता है। अगर हमारा कोई शत्रु है तो हमारे लिए हानिकारक होगा। ऐसा उसके अलावा अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हम लोग बेलिजरेंट लिख सकते हैं, हाँ जी बेलिजरेंट लिख सकते हैं। बेलिजरेंट लिख दिया तो इसके साथ क्या हम बेलिकोस लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो बेलिजरेंट और बेलिकोस को साथ में पढ़ना। और आप कहोगे जब सर इतना लिख ही लिया है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई यहाँ पे, दैट इज पग्नेसियस, यहां लिख देता हूं पग्नेसियस। और अगर पग्नेसियस लिख दिया है तो पग्नेसियस से एक चीज आप लोगों को याद आ रही होगी जो हमने लिखवाया था, दैट इज एडवर्स। क्योंकि एडवर्स मतलब भी क्या होता है, विपत्ति या एडवर्सरी, तो हम इसको भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और इसके अलावा देखिए दो तीन चीजें और लिख देता हूं मैं। जैसे ये मान लीजिए मैंने शब्द लिखा दैट इज मलाइन, मलाइन लिख सकते हैं। मलाइन के अलावा मैलिस लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैलिग्नेंट लिख सकते हैं। खैर इतना ही लिखिए, अभी तक काफी है क्योंकि जगह भी अपने पास नहीं बच रही है। तो मैलिस है, मलाइन है, बेलिकोस है, बेलिजरेंट है, इनिमिकल है, हार्मफुल है, एंटागोनिस्टिक है, एडवर्सरी है, पग्नेसियस है। अब इसको मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि आप लोग रटो, मैं चाहता हूं आप लोग समझो कैसे चीजें रिलेटेबल है। कि अगर कोई इंसान हमारा दुश्मन है तो वो हमारे लिए हानिकारक ही होगा, वो हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता, राइट। तो अब यहां पे आप देखोगे एंटागोनिस्टिक तो भैया इसका सिनोनिम हो गया। और फेवरेबल, फेवरेबल की हम बात करें क्योंकि यहाँ पे हॉस्टाइल है तो फेवरेबल इसका आंसर हो जाएगा, राइट। फेवरेबल, फेवरेबल इज द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा जी, क्योंकि जो चीज आपके फेवर में है, जैसे मान लीजिए आप मेरे फेवर में हो, राइट। आप मेरे फेवर में कब होगे, जब आप मेरे लिए क्या हो, आपने कहा जब आप मेरे लिए सर एफेबल होगे। जब आप मेरे लिए क्या होगे, आपने कहा सर जब आप मेरे लिए अमेनेबल होगे। अमेनेबल यानी जिसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्रेंडली। क्योंकि कोई शत्रु आपके कभी फेवर में नहीं हो सकता, हमेशा आपका दोस्त ही आपके फेवर में होगा। तो ये सब इसके क्या हो गए, आपने कहा सर अपोजिट हो गए। भाई एक्यूरेट को यहां से आप देख सकते हो, आपने इस पिक्चर को देखा कि इस पर्टिकुलर पिक्चर में ये जो तीर लगा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं लगा है जहां इसे लगना चाहिए। यानी इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपने कहा सर इसे हम बोल सकते हैं प्रेसाइज। प्रेसाइज के साथ हम इसे बोल सकते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, आपने कहा सर एग्जैक्ट। लेकिन आपको पता है एक्यूरेट के लिए प्रिसाइज और एग्जैक्ट ही बस नहीं आता, इसके लिए और भी चीजें आती हैं, शायद आपको पता ना हो, मैं वो आपको बताता हूं कैसे। अगर मैं यहां पे लिखूं एक परफेक्ट वर्ड और यहां पे मैं लिखूं फ्लॉलेस, फ्लॉलेस। अब पता है कुछ जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पे जो बच्चा रिलाई करता है, मैंने कुछ ऐसे टीचर्स को भी देखा है, खैर मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूं, बस मैं तरीका उनका बता रहा हूं। वो लोग आते हैं पूरा हिंदी लिख करके आते हैं, ठीक है, और फिर उसमें एक आध वर्ड इंग्लिश का बता देंगे और हिंदी में समझाएंगे। भाई अच्छे हिंदी में इसको कैसे समझा पाएंगे। अगर मैंने किसी चीज को बोला सर ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट। मान लीजिए जैसे कोई डेटा है, मैं आपने कहा सर, मैंने पूछा कितना था, आपने कहा सर लगभग लगभग 9.99 तक था। हमने कहा भाई ये मत बता, एग्जैक्ट बता, एक्यूरेट बता। तो आपने एक्यूरेट मान लीजिए आपको पता है तो आपने बता दिया 10। तो ये तो एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रेसाइज हो गया किसी चीज को लेकर के, ठीक है। अब मान लो कोई चीज मेरे भाई एग्जैक्ट आपको पता है, अगर कोई डेटा आपको एक्यूरेट पता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भाई फ्लॉलेस है, परफेक्ट, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, ये एरर फ्री है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये एरर फ्री है, ये त्रुटि रहित है। ये फ्लॉलेस मतलब वही हो गया, कोई चीज अगर एग्जैक्ट है, कोई चीज अगर प्रिसाइज है, कोई चीज अगर एक्यूरेट है तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो चीज परफेक्ट और फ्लॉलेस है।
इसमें इसके निशाने में कोई भी त्रुटि आपको दिख रही है? नहीं दिख रही होगी। इसका निशाना कैसा है? आपने कहा सर इसका निशाना बिल्कुल परफेक्ट है, एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, कोई गलती नहीं है, एरर फ्री है वो निशाना जो उसने मारा हुआ है। तो इन चीजों को भी समझना। और प्लीज इसका एक मीनिंग और हम कह सकते हैं। आप कहोगे वो सर क्या बचा हुआ है? हमने कहा इसको अगर मैं लॉजिकल भी बोलूंगा ना तो भी ये सही है। इसका सिनोनिम लॉजिकल। आप कहोगे कैसे? क्योंकि मेरे भाई लॉजिकल वही चीज होती है जो परफेक्ट होती है, फ्लॉलेस होती है। अगर किसी चीज में थोड़ी त्रुटि निकल गई, थोड़ी गलती निकल गई, क्या वो लॉजिकल हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या वो रेशनल हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या वो रीजनेबल हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं इस वजह से ये चीजें बता रहा हूं क्योंकि भाई एसएससी इस तरीके से चीजें पूछने लगा है। क्योंकि एग्जाम में आते हैं, मुझे ऐसा देखिए कोई शौक नहीं है कि मैं आपको समुद्र की सैर कराऊं, राइट। मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं, और ये सब एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं, फालतू नहीं है। कभी हो सकता है ये शब्द दे करके आपको ऑप्शन में लॉजिकल दे दे और आपका दिमाग ही घूमता रह गया, यार लॉजिकल मतलब तो तार्किक होता है, लॉजिकल मतलब तो तार्किक होता है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे हम एक्यूरेट का मतलब एग्जैक्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर हम रिलेट करके चीजों को पढ़ रहे हैं तो हमें पता है अगर कोई चीज एग्जैक्ट है तो परफेक्ट, अगर कोई चीज परफेक्ट होगा तो लॉजिकल होगा। सिंपल, ठीक। अच्छा जी, हैंडी मतलब क्या होता है? जैसे देखिए आजकल के जो फोन है वो क्या है, हाथों में आराम से आ जाते हैं, हैंडी है। यानी जिनको हम क्या बोल सकते हैं? कन्वीनियंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो आप? आपने कहा कन्वीनियंट बोल सकते हैं। इसकी स्पेलिंग जरा लिखिएगा, CONVENIENT। हाँ सही है, कन्वीनियंट। एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा आप सभी लोग, लेकिन ये 100% सही है। कन्वीनियंट हो गया, एक्सेसिबल हो गया, जो चीज कन्वीनियंट या हैंडी होता है, ठीक है, ये चीज लिख लो। तो ये आपको कंप्लीट हो गया एंटोनिम। मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, अगर यहां तक बातें समझ में आ गई आप सभी लोगों को, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगला अपने सामने क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारे सामने देखिए यहाँ पे कुछ शब्द हैं, एक एक करके इन चीजों को डिस्कस करेंगे। जो पहला शब्द हमारे सामने है, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, ठीक है। यानी यहाँ पे मोटा मोटा अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा तो हमसे पूछा जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स या अ ग्रुप ऑफ 3 प्लेज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे पहला शब्द हमारे सामने दिया गया है ट्राइवेट। अगर मैं ट्राइवेट की बात करूं आप सभी लोगों से, तो ये एक जो है आयरन ट्राइपॉड होता है या मेटल स्टैंड होता है, ठीक है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है? आपने कहा सर ये आयरन ट्राइपॉड है, या हम इसे कह सकते हैं ये एक तरीके का मेटल स्टैंड है। क्या है? आपने कहा मेटल स्टैंड है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग होते हैं, जब आप बाहर जाते हो, मान लीजिए सपोज करिए कि आप पहाड़ों पे घूमने चले गए, अब वहां पे दूर दूर तक आपने देखा कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो कहीं कहीं इंसान अपना खाने वाने को लेकर के बैकअप लेकर के चलता है। अब जाहिर सी बात है वहां पे आप गड्ढा खोद करके चूल्हा बनाना, लकड़ी जलाना, ये थोड़ा सा असंभव हो जाता है। असंभव तो खैर कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, इस तरीके की चीजें अपने साथ लेकर के चलते हैं। ये आप कहीं पे भी रख करके, तो आजकल थोड़े उस छोटे छोटे कंटेनर में भी गैस आते हैं, या कुछ लकड़ी आप सूखी पा करके इसके नीचे आग जला करके यहाँ पे रख करके आप कुछ खाना पका सकते हैं। ऐसा आप बाहर भी कर सकते हैं, ऐसा लोग घरों में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले स्टोव वगैरह हुआ करता था। तो जो भी आप इस तरीके से देखेंगे, जो मेटल स्टैंड होते हैं, जो आयरन ट्राइपॉड होते हैं, उनको हम लोग ट्राइवेट बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं ट्रिपलेट की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है 1 of 3 चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम, ठीक है। ये देखो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1 of 3 चिल्ड्रन, आप इसको ऐसे भी लिख लो, 3 चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम। अब आपने देखो यूजुअली सुना ही होगा, जुड़वा बच्चे तो होते ही होते हैं, ठीक है। हम सबने सुना है, एक बच्चा तो लाजमी है, होगा ही होगा, जुड़वा भी हो जाता है। कभी कभी किसी को 3 बच्चे एक साथ हो जाते हैं। अब पता नहीं वो जो माँ इसकी होती होगी वो कैसे इतना पेन बर्दाश्त करती होगी, वो अलग चीज है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो 3 बच्चे एट द सेम टाइम पैदा हो जाए, ठीक है, 1 of 3 चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम, इट्स कॉल्ड अ ट्रिपलेट। अब अगर मैं बात करूं इसके आंसर पे पहले आ जाते हैं। अगर मैं अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स या प्लेस की बात करूं, दैट इज ट्रायोलॉजी। और इसका यहां पे इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 3 प्लेज, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स इज कॉल्ड ट्रायोलॉजी। अब एक चीज और बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, दैट इज ट्राइमर। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको ट्राइमर पढ़ते हैं। इसका मतलब हो गया अ ग्रुप ऑफ 3 ऑफिसर्स, अ ग्रुप ऑफ 3 ऑफिसर्स, ठीक है।
आप जब इसको वर्ड को देखोगे और पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे होता क्या था कि जो एंशियंट रोम की बात मैं कर रहा हूँ, एंशियंट रोम में अ ग्रुप ऑफ 3 ऑफिसर, 3 लोगों का ऐसा समूह होता था, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जो पावर को होल्ड करते थे, ठीक है, जो अपने पास ताकत रखते थे चीजों को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए या रूल करने के लिए, उन्हें हम बोलते थे। जैसे आपको यहाँ पे 3 लोग दिख रहे होंगे ना, तो ये ट्राइमोवर हम इनको बोल सकते हैं, या आप इनको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 ऑफ 3 ऑफिसर्स, 1 ऑफ 3 ऑफिसर्स। तो किसी भी तरीके से आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है, अ ग्रुप ऑफ 3 ऑफिसर्स, 1 ऑफ 3 ऑफिसर्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपने कहा ट्रायोलॉजी हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स इज कॉल्ड ट्रायोलॉजी। अब अच्छा, एक स्टूडेंट था, खैर मैं रिस्पेक्ट करता हूं कमेंट की, उसने मुझसे बोला था कि सर हिंदी मीनिंग लिखवाओ। भाई इसमें देखो, अगर जैसे ये एक साथ 3 बच्चे पैदा होना, ये इसकी हिंदी मीनिंग में क्या लिखवाऊं, इसको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी एक्सपर्टीज है पढ़ाने का, इसको इंग्लिश में सीख भाई। मैं सीरियसली बता रहा हूं, ऐसे ही तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे ही चीजें मजा आएंगी, ठीक है। एक बार मैं कमेंट को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूं, पता नहीं, अच्छा चलो रिफ्रेश करूंगा, पता नहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, चलते हैं। यहाँ पे देखो, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझना। पहले कह रहा हर्ड की बात हो रहा है, हर्ड मतलब समूह हो गया, फ्लॉक मतलब समूह हो गया, एनिमल्स मतलब जानवर हो गया। जो जानवरों का समूह होता है, बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, जो झुंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है ड्रोव। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हम उसे बोलते हैं ड्रोव, अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसके अंदर देखो कैटल होते हैं, जैसे मवेशी हो सकते हैं, या शिप भी हो सकता है, मतलब ये जो आपके ना भेड़ वगैरह होती है ना, वो हो सकती हैं। एक सेकंड, ये क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे आई लिखना है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये करती क्या है कि जैसे मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये जाती हैं, मूविंग वन प्लेस टू अनदर। आप यहां लिख लो, मूविंग वन प्लेस टू अनदर, एन अदर लिख लेना अपना, एन अदर, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मूविंग वन प्लेस टू एन। जैसे आप यहाँ पे देखो, बहुत सारे पिक्चर्स में आपने देखा होगा इस तरीके से, जैसे गेम वाइकिंग्स देखो, गेम्स ऑफ थ्रोन्स था ना शायद, वो देखो, या ऐसे बहुत सारे आपको पीरियड ड्रामा मिल जाएंगे, जहां पे इस तरीके से घोड़े का जो झुंड होता है, वो एक स्थान से लेकर के वो लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये जो आपके कैटल या सिप हो गए, या फिर आपके घोड़े हो गए, तो ये मूविंग वन प्लेस टू अनदर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन्हें हम ड्रोव कहते हैं। अब अगर मैं क्लस्टर की बात करूं, देखो क्लस्टर होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। अब जैसे यहां पे पहले इसको समझना, सिमिलर मतलब एक जैसा, एक जैसा, एक जैसी चीजों का जो समूह होता है ना, उसी को क्लस्टर कहते हैं। अब जैसे इसको आप ध्यान से देखो, पता नहीं आपने इसे अपने कभी गांव में देखा है कि नहीं, या कभी आपने कहीं देखा है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसे लोग कुकुरमुत्ता बोलते थे। ये नाम था, गांव में लोग एक्चुअली बोलते हैं। ये जब बरसात आती है ना, तो बरसात में आपको एक जगह पे इकट्ठा इसी तरीके से आपको मशरूम जैसा देखने को मिलेगा। ये तो अगर मतलब जरूरी नहीं कि यही, कोई भी ऐसी चीज हो जो सिमिलर हो, तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स कॉल्ड क्लस्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये लिखूं, क्लस्टर ऑफ फैंस, यहां पे एक एग्जांपल लिखना, मैंने लिखा क्लस्टर ऑफ फैंस। मान लो बहुत सारे पंखे हैं और एक जगह पे रख दिया जाए, ये भी पंखा है, ये भी पंखा, 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 इनको हमने एक जगह पे पंखों को रख दिया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लस्टर बोल सकते हैं। तो एक ही जैसी चीजों का जो समूह होता है, उसे क्या बोला जाता है, क्लस्टर, राइट। अब यहां पे देखना थ्रॉन्ग लिखा हुआ है। अब अगर मैं थ्रॉन्ग की बात करूं, तो जरा थ्रॉन्ग को मेरे भाई इससे रिलेट करना, रिलेट कर लिया, तो थ्रॉन्ग मतलब क्या होता है, क्राउड। इसका मतलब क्या होता है, मास, मास, जहां पे ना बहुत बड़ी संख्या में लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रॉन्ग बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो क्राउड यहाँ पे लिखा है, तो इसका आंसर ये हो गया, बाकी चीजें क्लियर होगी। अगला देखो क्या कहता है, सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, सेल्फ गवर्निंग, ठीक है। आप ना इतना लंबा चौड़ा छोड़ दो, आप सिर्फ इस पिक्चर को देखो और मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि मैं आपको बता क्या रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने सेल्फ गवर्निंग की आप लोगों से बात करी है, ठीक है, सेल्फ गवर्निंग। अब जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं अपने डिसीजन को लेकर के किसी पर निर्भर नहीं करता हूं। मैं जितने भी मेरे पढ़ाने के डिसीजन है, मेरा कंटेंट का डिसीजन है, मेरी लाइफ का डिसीजन है,
मेरे अपने चैनल को चलाने का लेकर के डिसीजन है, जो मेरे अपने एप्लीकेशन को चलाने का डिसीजन है, सब कुछ मेरा है। तो मैं खुद डिसीजन लेता हूं चीजों को लेकर के, मैं खुद सेल्फ गवर्न करता हूं, मुझे कोई गवर्न नहीं करता, मुझे कोई ऑर्डर नहीं देता। जैसे पढ़ाना है, जिस तरीके से पढ़ाना है, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? आपने कहा मैं डिसाइड करता हूं। तो जैसे इस लड़की को अगर आप ध्यान से देखें तो वो इस तरीके से कर रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप में सेल्फ सफिशियंट है, अपने आप में वो खुद एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है जो किसी पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर मैं सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हम जिसे बोलते हैं, कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, तो मेरे भाई इसे क्या बोलते हो आप? ऑटोनॉमी बोलते हो, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, ठीक है। मतलब इसका हो गया कि एबिलिटी टू मेक ओन डिसीजन, एबिलिटी टू मेक ओन डिसीजन, यानी जिस व्यक्ति के अंदर अपना खुद का डिसीजन लेने की योग्यता हो, ऐसे व्यक्ति जिसके पास अपना खुद का डिसीजन लेने की योग्यता हो, उसे हम कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और यू कैन से ऑटोनॉमी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं तो जरा देखिएगा, अपने अपने देश में क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहां पे चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, इतनी विविधता होने के बाद भी एक तो उसमें एकता देखने को मिलती है। खैर हमें ऐसा बोलना पड़ता है, कभी कभी नहीं भी देखने को मिलती है। तो हमें इतनी विविधता होने के बाद भी एकता खैर बहुत हद तक देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पे हम लोग देख रहे हो ना आप, हम वोट देते हैं। अभी 2024 के इलेक्शन होंगे तो हमें अपना सरकार चुनने का खुद अधिकार है। किसी तरह का यहाँ पे वो नहीं है कि भाई किसी ने हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं या थोप दिया, कोई डिक्टेटरशिप नहीं हो रही है। तो डेमोक्रेसी अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, जहां पे लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चुने जाते हैं। एनार्की के लिए जरा आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आजकल अगर आप देख रहे होंगे, आजकल क्या बहुत बार आप देखते होंगे अराजकता फैल जाती है, जैसे किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वहां पे कुछ ऐसे कभी कभी एथिकल डिमांड होते हैं इंप्लाइज के, कभी कभी अनएथिकल डिमांड होते हैं, जिसकी वजह से लोग आ जाते हैं अराजकता पे। बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार के विरुद्ध लोग उतर आते हैं, राइट, तो आकर के विरोध करने लगते हैं, यानी गवर्नमेंट को नहीं समझते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे इजराइल और गाजा यानी फलस्तीन के बीच में जो भी चीजें चल रही है, वहां भी अराजकता फैली हुई है। तो इसे हम बोल सकते हैं एनार्की। तो एनार्की का जो मीनिंग होता है उसको ट्यूमल्ट या केयास बोलते हैं, केयास, केयास, या हम इसे ट्यूमल्ट बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अराजकता, अराजकता, ठीक है। ये हो गया आपका। और अगर मैं मोनार्की की बात करूं तो मोनार्की का मतलब क्या होता है? किंगशिप होता है, किंगशिप। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे एक रानी महारानी बैठी हैं और यहाँ पे एक राजा जी बैठे हैं, तो ये तो तुरंत समझ में आ गया, दैट इज मोनार्क, 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 ठीक है, ये पढ़ना। और ये एनार्क, ये डेमोक्रेसी, ऑटोनॉमी। अगला देखते हैं, प्लेस वेयर क्वाइंस, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। ये मैंने आपको बताया भी था, जहां पे आपके जो क्वाइंस होते हैं, मेडल्स होते हैं, जो टोकन्स वगैरह होते हैं जो बनाए जाते हैं, उन्हें ना तो हम भाई वर्कशॉप कहते हैं ना कास्टिंग कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं मिंट। मिंट इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मील लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है अगर किसी को ना पता हो मैं बता देता हूं। टू क्रश ग्रेन इनटू फ्लोर, टू क्रश ग्रेन इनटू इनटू फ्लोर। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, जिसे हम बोल सकते हैं भाई फैक्ट्री। ये एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहां पे जो ग्रेन होता है, जो अनाज होता है, उसको क्रश करके आटे में बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो ना, इस तरीके की चीजें आपके सामने देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब चीजें क्या है आपकी, आपने कहा सर ग्रेन है, ये सब तो ग्रेन है। अब इसी ग्रेन को आप क्रश करके क्या बना दोगे? आपने कहा सर क्रश करके यहाँ पे आटा बना दिया जाएगा इसको, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिल। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। अगला देखो, वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक। अब इसका मैंने कोई पिक्चर नहीं लगाया, पिक्चर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये बहुत आसान था, ये स्टूडेंट को आराम से समझ में आ जाए। क्योंकि स्टूडेंट को पता है एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी होता है, परफेक्टनेस सबको पता है, परफेक्ट से बना है। वेजिटेरियन शाकाहारी होता है, टी टोटलर हो जाएगा, यानी वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक। ऐसा व्यक्ति जो किसी तरह का कोई पेय पदार्थ यानी अल्कोहल से रिलेटेड जो पेय चीजें आती हैं उनका ग्रहण नहीं करता है, उन्हें हम लोग टी टोटलर बोलते हैं। और अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट में, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट में
ट्रेवल करने के लिए ट्रेन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफर तो जो डांसर होते हैं वो होते हैं, जो चॉफर होते हैं मैंने आपको ये बता भी रखा है पहले, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, जो हमारे प्राइवेट ड्राइवर होते हैं, ठीक है, उनकी बात होती है, उनको बोलते हैं। एंकर तो आप सभी लोगों को पता है, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, ये हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं। अभी चंद्रयान आपने सुना होगा, चंद्रयान 3 गया था चंद्रमा पे, ठीक है, ऐसे कुछ इंसान भी चंद्रमा पे जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट कहलाए जाते हैं। अगला क्या है आपके सामने कि अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कॉन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग। अब कह रहा है कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु लिसन्स जो सुनता है, टू समवन एक ऐसा व्यक्ति जो सुनता है, टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन दूसरों की प्राइवेट बातें, विदाउट देम नोइंग बिना उनके जाने। अच्छा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कान लगा करके दूसरों की बातें छुप छुपा के सुन रहा है, सामने वाले को ना पता चले, तो उसे आप क्या बोलोगे? आप यहाँ पे देखिए इन्फिल्ट्रेटर लिखा है, स्पाई लिखा है, ईव्स ड्रॉपर लिखा है, सीक्रेट एजेंट तो सबसे पहले मेरे भाई आप लोग हटा दो, ठीक है, इसका कोई यहाँ पे लेना देना है ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज बात करूं आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इफ्स ड्रॉपर होता है। इस पिक्चर के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे दो व्यक्ति आपस में पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और इसको देख रहे होगे आप, ये कान लगा करके सुन रहा है इनकी बातों को। और अगर इसे सुनना होता तो सामने खड़े होकर सुन सकता था, लेकिन इसे चोरी छुपे सुनना कहते हैं, कि जब किसी को पता न चले और आप उनकी बातों को सुन रहे हो, ये हमारे इफ्स ड्रॉपर होते हैं। लेकिन ये जो इन्फिल्ट्रेटर होते हैं, ये इन्फॉर्मर होते हैं। इन्फॉर्मर आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, जिसको हम लोग वो बोलते हैं, इन्फॉर्मर को क्या बोला जाता है हिंदी में? अरे पता नहीं, छोड़ो, समझ गए ना, इन्फॉर्मर इन्फॉर्म करने वाला, ठीक है। तो होता नहीं कि कोई भी खबर उनके पास मिली तो कॉल करके तुरंत बता देते हैं यहाँ यहाँ पे इस तरीके से होने वाली है, ठीक है। जो मुखबीर होते हैं, मुखबीरी करने वाले जिनको बोलते हैं ना, तो ये इन्फॉर्मर होते हैं, इन्फिल्ट्रेटर। स्पाई तो आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे स्पाई नहीं होगा। अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एग्जिस्टेंस फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग क्राफ्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, एक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लार्ज बिल्डिंग की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लार्ज बिल्डिंग की बात कर रहे हैं विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया, ठीक है। जिसका जो फ्लोर एरिया होता है, फ्लोर एरिया मतलब जो उसका फर्श वाला एरिया होता है, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, जहां पे हम लोग एयरक्राफ्ट वगैरह को रखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ऑब्वियस सी बात है हैंगर बोलते हैं। यहाँ पे कहाँ गए? यही नीचे है, आप इसको देखोगे, क्योंकि अगर आपको एयरक्राफ्ट रखना है तो एयरक्राफ्ट के लिए ना आपको बहुत ही एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया चाहिए, बहुत बड़ा एरिया चाहिए, छोटे में तो आ नहीं सकता है, तो इसे हैंगर बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो एयरपोर्ट लिखा था, एयरपोर्ट हटा दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं शेड की बात करूं तो इसको ध्यान से देखो, आप शेड मतलब झोपड़ी वगैरह भी बोल सकते हो, ठीक है। तो शेड मतलब हट होता है, हट, झोपड़ी भी बोल सकते हो, या आप इस तरीके की जो भी आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे जो घर होते हैं, इसको लोग स्टोर रूम बना करके भी यूज करते हैं। यूजुअली इसमें लोग रहते तो कम है, लेकिन जैसे अगर कोई चीज स्टोर करना है, कोई चीज रखना है, तो स्टोर रूम वगैरह बना करके वो रखते हैं इस तरीके की चीजों को, वो शेड होता है। अगर मैं बार्न की बात करूंगा तो बार्न आपका क्या होता है? ये होता है बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन। ये ऐसे बिल्डिंग होती है यूज्ड फॉर स्टोरिंग गेन, स्टोरिंग ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज होता है। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आसपास आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फसल आपको दिख रही है, और यहाँ पे एक आपको बड़ा सा झोपड़ी जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, हट जैसा दिख रहा होगा, और यहाँ पे कुछ गट्ठर भी रखे हुए हैं। तो अब इनके जो अनाज वगैरह है वो कहाँ स्टोर कर देंगे? यहाँ पे कर देंगे। तो ये ग्रेन को क्या करते हैं? यहाँ पे ग्रेन को स्टोर करेंगे यहाँ पे। तो एक ऐसी जो बिल्डिंग होती है जहाँ पे ग्रेन वगैरह स्टोर किया जाता है, उसे हम बार्न बोलते हैं। अगला देखिएगा, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इन स्टेशन, ठीक है। अब गौर से देखेंगे तो यहां लिखा है लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल। एक लार्ज बेडरूम की बात हो रही है, जहां पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, चाहे वो किसी स्कूल की बात हो या चाहे इंस्टीट्यूशन की बात हो, हम लोग उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको बताना है, असेंबली होगा, डॉर्मेटरी होगा, क्रीचे होगा, या हॉस्टल होगा। सुनना मेरी बात को, देखिए
जैसे मान लीजिए आपने कहीं का ट्रिप बनाया, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं, सपोज करो कि आप केदारनाथ जा रहे हैं, तो जैसे केदारनाथ आप जब जाएंगे बाबा का दर्शन करने, तो वहां पे या तो आपके पास ऑप्शन है आप होटल लेकर के रहें, तो होटल में क्या होगा कि आपके 2000, 1500 या 2500 रुपए लग जाएंगे। लेकिन आपका बजट अगर थोड़ा सा लो है, आपके ज़्यादा पैसा आप खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पे आपको डॉर्मेट्री मिलती है। तो डॉर्मेट्री में क्या होता है कि बहुत बड़ा सा बिल्डिंग होगा, वहां पे आपको एक्सटेंसिव फ्लोर देखने को मिलेंगे, वहां पे मल्टीपल बेड्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से देखो, सब मल्टीपल बेड्स लगे हैं ना, तो यहाँ पे आपको 100, 200, 300 रुपए का वो एक रात या 24 घंटे के लिए स्टे करने के लिए दे देते हैं। दैट्स कॉल्ड डॉर्मेट्री। पहले बताओ यहाँ पे किसी किसी भी इंसान को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर है तो प्लीज बता दो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो भी बता देना, ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो। चलो, अब यहाँ पे देखो, आप लोग आंसर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सर यहाँ का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डॉर्मेट्री हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अच्छा, हॉस्टल गलती से मत लगा देना, ठीक है। वेयर यंग पीपल स्टे चीपली, ये हॉस्टल क्या होता है, वेयर यंग पीपल स्टे चीपली, यानी कम दाम में जहां पे यंग लोग रुकते हैं ना, तो उसे हम लोग हॉस्टल बोलते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन यहाँ हॉस्टल नहीं होगा। अब आपने कहा सर देखो जी, अब क्या क्या चीजें हमारे सामने बचती है। आपने कहा सर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, असेंबली लिखा हुआ है। देखो भाई, असेंबली मतलब क्या होता है, गैदरिंग। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, परिवार के कुछ लोग आपस में जुटे हुए हैं। अब कल को आपकी भी नौकरी लग जाएगी तो आप अपने परिवार से दूर चले जाओगे। और भी अगर आपके दोस्त यार हैं, भाई बहन हैं, तो सब लोग अपनी शादी हो जाएगी, भाई बहनों की, सब लोग अलग अलग रहने लगते हैं एक समय के बाद। और एक लंबे समय के बाद मान लीजिए आप लोगों ने गैदरिंग करी, एक जगह पर रीयूनियन किया, मिले, ठीक है, बातचीत किया, खाए पिए, तो असेंबली मतलब क्या होता है, गैदरिंग। जैसे आप पॉलिटिशियंस को देखते होंगे, वो सब लोग असेंबली में मिलते हैं, तो असेंबली में एक जगह पे क्या होते हैं, गैदरिंग करते हैं। आप गैदरिंग भी बोल सकते हो और इसको आप मीटिंग भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्रीच है ना, ये इसको आप ऐसे समझो। अब आप इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कल को आपकी शादी हो गई और आपकी जो वाइफ है वो भी सपोज एसएससी की तैयारी कर रही थी और उसकी भी जॉब लग गई, आपकी भी जॉब लग गई। अब आपसे बच्चे करने से तो आपको कोई रोक सकता नहीं हो, तो आप आज नहीं तो कल करेंगे ही करेंगे। तो अब उस बच्चे का देखभाल करे कौन, पत्नी भी जॉब पे जा रही है, आप भी जॉब पे जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उसको एक ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ पे उस बच्चे की देखभाल हो पाए। तो ऐसे जगह को हम लोग बोलते यही हैं, ठीक है। तो मतलब आप ये लिख सकते हो कि वेयर बेबीज आर केयर्ड, ठीक है, जहां पे बच्चों का देखभाल किया जाता है। वेयर बेबीज आर केयर्ड, जहां बच्चों का देखभाल किया जाता है, उसे हम बोलते हैं। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया, दूसरा आंसर हो गया। अब आते हैं भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, यहां तक सब कुछ डन है। चल, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अंडर रैप्स। अगर आप ध्यान से इस बात को देखो और अगर आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे, तो ये लड़की जो है ये अपनी माँ के कान में कुछ कह रही है। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब हम इस तरीके से किसी के कान में जाकर कुछ बताते हैं, यार सुनो जानते हो वो फलाने का जो लड़का था ना, वो, समझ रहे हो मेरी बात को, तो मतलब हम कुछ सीक्रेट बात बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात देखूं तो अंडर एस्टिमेट दिया गया है, ठीक है। तो अंडर एस्टिमेट, एक सेकंड रुकना, अंडर एस्टिमेट ये होगा नहीं, डबल लेयर्ड होगा नहीं, अंडर हैंड नहीं होगा, सेक्रेटली हो जाएगा, सेक्रेटली, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अंडर रैप का मतलब क्या होता है, सेक्रेट या सेक्रेटली। अगला देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मीनिंग क्या होता है, पहले आप इस लड़की को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे और इसके चेहरे को अगर आप ध्यान से देखो, तो ये कहीं कहीं अपने माथे पे हाथ रख के आपको थोड़ा सा वरीड लग रही होगी, ठीक है। कुछ पेपर वर्क कर रही है और उसको या तो समझ में नहीं आ रहा है, या तो बहुत लेंदी है, या तो फिर उसके फेवर में नहीं लग रहा होगा चीजें। तो इसके एक्सप्रेशन से हमें लग रहा है, अगर मैं टेंटर हुक्स की बात करता हूं, तो ये वरीड और नर्वस अबाउट समथिंग इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है वरीड, और यू कैन से नर्वस, नर्वस अबाउट समथिंग। जब कोई किसी चीज को लेकर के क्या हो, वरिड हो, नर्वस हो, टेंस हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स। तो सैड होगा नहीं, हैप्पी, एंग्री नहीं होगा, यहाँ पे टेंस होगा। ये थोड़ा सा क्या लग रही है, टेंस लग रही है, टेंस, टेंस, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखना, फेल फ्लैट। अब इस लड़के को अगर आप ध्यान से देखो, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये इस तरीके से बैठा हुआ, तो ऐसा इंसान तभी बैठता है जब उसको किसी चीज का दुख हो, तकलीफ हो, अगर वो किसी चीज को लेकर के खुश नहीं हो, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं, डीपली टच्ड, इरिटेटेड, फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट, प्रोवोक्ड लाफ्टर। क्या बोले, देखो, फेल टू प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इसका मतलब क्या हो गया, फेल्ड टू प्रोड्यूस
एक्सपेक्टेड, यू कैन से इफेक्ट, और यू कैन से रिजल्ट। मैं एक मीनिंग अपनी तरफ से इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं कि यही छाप के दे, कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज के प्रति काम किया और आप उम्मीद करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो यार ये वाला रिजल्ट होना चाहिए या ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। तो कोई चीज जो आपको रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, जो आपको उम्मीद थी कि ये होना चाहिए, और वो चीज अगर ना हो, वो चीज अगर ना हो तो उसको हम बोलते हैं फेल फ्लैट। तो फेल्ड टू प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड इफेक्ट या रिजल्ट, तो हमारा मुंह ऐसा ही बन जाता है, मुंह लटक जाता है हमारा। तो डीपली टच्ड नहीं होगा, इरिटेटेड नहीं होगा, इरिटेट मतलब अनोइंग होता है, प्रोवोक लाफ्टर नहीं होगा, फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, किसी भी तरीके से ये आंसर होगा। टू गो रेड इन द फेस। अच्छा जी, आप जरा इस लड़की को ध्यान से देखिएगा एक बार। ऐसा हमारा कब एक्सप्रेशन बनता है किसी का, जैसे मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई, ठीक है, तब जब इंसान एम्बैरेस्ड हो, जब इंसान शर्मिंदा हो, जब इंसान ह्यूमिलिएट हो, तो यानी ऐसा तब होता है जब इंसान को किसी चीज को लेकर शर्मिंदगी हो, जब इंसान को किसी चीज को लेकर के क्या हो, ह्यूमिलिएशन हो। ठीक है, तभी ऐसा बनता है। अभी 4 लोग बैठे हैं, राइट, अभी 4 लोग बैठे हैं, आपके यहाँ मेहमान लोग आए हुए हैं, शादी ब्याह कोई फंक्शन है, और कभी कभी हम लोगों से ऐसी हरकतें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक इम्बैरस मोमेंट हो जाता है। जैसे पहले कैसा होता था, मैं अगर आपको बताऊं, जब हम लोग छोटे रहते थे इतना दिमाग तो रहता नहीं था। मान लीजिए मामा आया या कोई भी आया, तो 2 रुपए वाला तब पार्ले बिस्किट आता था उस टाइम, तो 4 रुपए का बड़ा वाला आ जाता था जिसमें बहुत सारे होते थे, उनके सामने रखा गया और हम जाते थे, वो एक खाते थे या नहीं खाते थे, हम उठा लेते थे। उसके बाद में हम जो लताड़े जाते थे, वो सबके सामने डांट दिए जाते थे। तो उस टाइम इंसान क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता था। ठीक है, शेम ह्यूमिलिएशन फील करता था। तो ऐसा हमारा मुंह बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे टू फील एम्बेरस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ एक्सट्रीमली इरिटेटेड नहीं होगा। टू शाउट एट समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी ने कुछ गलत किया, गलत करने पे उसे शाउट करना, डांटना, ये भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। टू फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टू फील एम्बेरेस्ड, पहला। अगला देखिएगा, पुल समथिंग ऑफ। देखो, पुल समथिंग ऑफ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप इस पिक्चर से रिलेट करिएगा इसको। आप ऐसा एक्सप्रेशन अपनी जिंदगी में कब दोगे, जीत करके या हार करके। यूजुअली हम हारते हैं या एम्बेरस होते हैं तो हमारा ये एक्सप्रेशन होता है, लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन होता है। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में जीत जाते हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाते हो ना, तब ऐसा एक्सप्रेशन आप दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशन है, ठीक है, जो डिफिकल्ट हैं, अगर आप उससे ओवरकम कर लोगे तो आप ऐसा एक्सप्रेशन दोगे। जैसे अभी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आपसे निकल जाएगा, और उसके बाद आपका ऐसा एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि ये जिस सिचुएशन में भी आप अपनी ज़िंदगी के हो, ऑब्वियस सी बात है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आप देख रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। अगर आप मेरे पास यहाँ पे आकर के पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपनी ज़िंदगी में एक नौकरी चाहते हैं, खुद को सिक्योर करना चाहते हैं, और जो अपनी फैमिली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी, आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी, तो उन चीज़ों से ओवरकम करना चाहते हैं। तो टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट इज कॉल्ड पुल समथिंग ऑफ। तो ड्रैग समथिंग फोर्सफुली, ड्रैग मतलब होता है किसी चीज़ को घसीटना, यानी किसी चीज को जोर जबरदस्ती करके पुल करना, ये होगा नहीं। मेक समथिंग हैपन, टेक आउट द कवर और लीड, लीड मतलब ढक्कन होता है, कवर होता है, तो ढक्कन या कवर को हटाना, ये भी नहीं होगा। मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा शोर शराबा करना, ये भी नहीं होगा। मेक समथिंग हैपन, जब कुछ हो जाए, ठीक है, कुछ आप कर लो, तो जरा ध्यान से देखना, अगर ये वाली मीनिंग आ जाए तो भी सही है, अगर ये आ जाए तो भी सही है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको चीजें समझनी पड़ेगी, आप रट्टू तोता बन करके नहीं जा सकते हैं। तो सिर्फ ग्रामर ही लॉजिकल नहीं पढ़ाया जाता, वोकेबलरी भी लॉजिकल पढ़ाई जाती है। तो लोग जो यहाँ पे ग्रामर के 4 टॉपिक देखता हूँ टीचर पढ़ाते हैं, लॉजिक के नाम पे लड़कों को गुमराह करते हैं। तो लॉजिक तो हर जगह है, बस हमें सीखना है और सिखाने वाला चाहिए। समझ रहे हो आप सभी लोग, इतना हो गया आपका। अगला देखो, गो टू द डॉग्स। देखो, गो टू द डॉग्स का मतलब समझने से पहले इसको समझो। जैसे आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है, क्या ये बिल्डिंग आपको बहुत ज़्यादा फैंसी दिख रही है या बहुत ज़्यादा डेकोरेशन यहाँ पे दिख रहा होगा? आपने कहा सर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये बिल्डिंग बिल्कुल हमें खंडहर दिख रही है, सामने वाली कार बिल्कुल खटारा दिख रही है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है? आपने कहा जी बिल्कुल बर्बाद हो गया है। टू बी रियून्ड, टू बी रियून्ड यानी कोई चीज़ जो पूरी तरीके से रियून हो जाए, यानी बर्बाद होना। ठीक है, अब देखो जैसे इसकी हिंदी आसान थी, लिख दिया हमने बर्बाद होना।
बाकी तो ऐसे पढ़ते पढ़ते इंग्लिश टू इंग्लिश आदत पड़ जाएगी, और हिंदी में तो मैं समझाता ही हूँ, ठीक है भाई। तो जितने छोटे बच्चे अगर मुझे ज्वाइन किए हैं, जैसे एक बच्चा अपना डिफेंस में है, 17-18 साल का था, उसने मुझे ज्वाइन किया, शायद वो देख भी रहा होगा, तो धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, थोड़ा समय दो मुझे, ठीक है। तो टू बी र्यून्ड, तो फेल माइजरेबली, वांट समथिंग बैडली, किसी चीज़ को बहुत बुरी तरीके से चाहना नहीं, गो क्रेजी, ये भी नहीं होगा। अब देखो दो चीज़ें हैं, डिटेरियोरेट शॉकिंगली है और यहाँ पे फेल माइजरेबली है। अगर मैं इन दोनों में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलूँ, एक सेंटेंस भी लिख देता हूं, द इकोनॉमी इज गोइंग टू द डॉग्स। तो इकोनॉमी क्या हो गई, इकोनॉमी इज गोइंग टू द डॉग्स। अगर मान लीजिए कोई देश है जिसके ऊपर हमला हो जाए, तो उसकी इकोनॉमी क्या होगी, गिर जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है, बर्बाद हो जाएगी, यानी रियून होना, ये हो जाएगा। तो दोनों में से आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कोई चौथा बता रहा है, कोई ए बता रहा है, तो भाई एक बार सभी लोग आंसर देना मुझे, ए पहला या चौथा, बताइएगा। दोनों में से कोई एक आंसर होगा, और कौन सा होगा ये बताइए मुझे। ए, ठीक है चलो। अच्छा, डिटेरिएट मतलब पता होगा आप सभी लोग, किसी चीज़ का डिके हो जाना, किसी चीज़ का वर्सन हो जाना, यानी बेकार हो जाना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। आपने कहा ए आंसर, ठीक। अब जैसे यहाँ पे थिक एज थीव्स की बात करते हैं, देखिए ये पिक्चर जो मैंने लगाई है बड़ी रोमांटिक पिक्चर लगा दी, मुझे इससे बेहतर कुछ मिल नहीं रहा था। तो पहले तो पिक्चर ही देख लेते हैं सब लोग मिल करके, है ना, अच्छा लग रहा है देखने में, कितना सुकून है इन दोनों की ज़िंदगी में। और ये तो हम लोग की ज़िंदगी में बड़े दूर दूर तक है, मतलब दूर दूर तक, मतलब दूर दूर तक तो कुछ है ही नहीं है ऐसा। तो अच्छा, ये दोनों को चेहरा देख के क्या लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे से चिढ़े हुए हैं, आपने कहा नहीं सर, इन दोनों को देख करके लग रहा है कि ये पागल प्रेमी वाला जोड़ा है, यानी इनका जो रिलेशनशिप है ना, वो क्लोज रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप इनका, ठीक है। मतलब ये अपने जो दुख है सुख है ये सब कुछ आपस में ये बांटते होंगे, सब कुछ, समझ रहे हो, दुख सुख सब कुछ बांटते होंगे आपस में। तो यहाँ पे अगर मैं थिक एंड थीव्स की बात करता हूँ, तो ये कितने तरीके से आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। जैसे कभी कभी ऐसे दे देता है, पता, शेयरिंग सीक्रेट्स दे देगा, शेयरिंग सीक्रेट्स। अब यूजुअली होता क्या है ना हमारे साथ, जब हम ईडियम्स को रटते हैं तो हम भूल जाते हैं इस चीज़ को कि भाई जो चीज़ रट रहे हो आप, जरूरी थोड़ी है कि वो आए, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है आए। अच्छा, जो लोग थिक एंड थिप्स, मतलब जो लोग उतार और चढ़ाव में साथ में होते हैं, वो क्या होते हैं, आपने कहा फ्रेंडली होते हैं। अगर आप मेरे दुख सुख के मेरे साथी हो, तो जाहिर सी बात है आप मेरे दोस्त हो, और जाहिर सी बात है मैं आपके साथ अपनी हर बात को शेयर करता हूँ, शेयरिंग सीक्रेट्स। क्योंकि आप मेरे करीबी हो तो मैं किससे करूंगा, आप ही से तो करूंगा, चाहे मैं ये बोलूं चाहे मैं ये बोलूं, ठीक है। अच्छा, क्लोज रिलेशनशिप भी मैं बोल सकता हूं, मैं वो भी बोल सकता हूं, और कभी कभी सिर्फ इतना ही आ जाता है, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। तो प्लीज भाई, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि रटो नहीं, आप समझ लो इसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसे टेलिंग लाइज ऑल द टाइम, पूरे समय झूठ बोलना नहीं होगा, बीइंग वेरी डिसऑनेस्ट, बेईमान नहीं, नेवर हेल्पिंग एनीवन नहीं, हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप, ये आया है ना। अब इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगला देखना, टू हैव एक्स ऑन वंस फेस, फिर से मैंने वही सेम पिक्चर लगाई है क्योंकि मीनिंग वही है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसा रिलेट करके देखो, अगर आप किसी के चेहरे पे ऐसा अंडे मार दो, कैसा लगेगा। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कोई पॉलिटिशियन अपनी रैली लेकर के निकला हुआ है, और उसके चेहरे पे लोग जूता स्याही अंडा फेंक के मारते हैं, तो वो उसके लिए कैसा रहता होगा, एम्बेरसिंग, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, है ना, उसकी इंसल्ट हो जाती होगी, बेइज्जती हो जाती होगी। तो अब टू हैव एक्स वंस फेस की अगर आप बात करोगे, तो यहां पे आप अगर गौर करोगे तो लिखा हुआ टू अप्लाई एक्स योक ऑन वंस फेस, फंसाने के लिए ऐसा देगा कि जो अंडे का योक पीला वाला होता है उसको चेहरे पे अप्लाई करना, ऐसा नहीं है। तो थ्रो एक्स ऑन ए स्पीकर फेस, जो बोलने वाला है स्पीकर उसके फेस पे अंडे फेंक करके मारना, ये भी गलत है। टू बाई एक्स एंड ब्रेक देम, अंडे खरीद के तोड़ देना, ये भी गलत है। तीसरा हो जाएगा टू बी एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, ठीक है। तो किसी के एक्शन की वजह से, किसी की हरकत की वजह से शर्मिंदा हो जाना,
तो ये हो जाएगा। एम्बैरेस का देखिए एकदम आपको डिट्टो ये एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा होगा। अगला देखिएगा लार्ज हार्टेड। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बैठे होंगे वृद्ध इंसान है और ये जो लड़की है इनको कुछ दे रही है। ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? आप ऐसे लोगों को बोलोगे ये सब सर काइंड होते हैं, ऐसे लोग बेनेवलेंट होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? बिनाइन होते हैं, बिनाइन होते हैं, ठीक है। यानी जिनको हम लोग बोलते हैं दयालु। तो बेनेवलेंट बोलिए, बिनाइन बोलिए, काइंड बोलिए, या आप इनको अल्ट्रुइस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आपने कहा अल्ट्रुइस्ट बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए जी, अब यहाँ पे आते हैं जेनरस लिखा हुआ है, जेनरस हमारा आंसर हो जाएगा। जेनरस नहीं आएगा तो ये सब आ सकता है। अच्छा कभी कभी पता है ये सारी चीजें भी नहीं आती है तो पता क्या दे देगा? गुड हार्टेड, ओपन हार्टेड, ये सब भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे गुड हार्टेड दे दिया, ठीक है, ये नहीं देगा तो हो सकता है यहाँ पे ओपन हार्टेड दे दे, तो ओपन हार्टेड तो ये भी दे देगा। तो इनके लिए भी तैयार रहिएगा। लार्ज हार्टेड है तो गुड हार्टेड, ओपन हार्टेड, काइंड, बेनेवलेंट, बिनाइन, अल्ट्रुइस्ट, यहाँ पे जेनरस कुछ भी दे दे। और ये नहीं देगा तो कभी कभी जेनेरोसिटी भी दे सकता है। तो मतलब दयालु से संबंधित कोई भी शब्द दे सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा यही दे, ठीक। बाकी चीजें यहाँ पे नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे आप सभी लोग, तो लिखा है बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स आप इस देखिए कार्टून में, तो ये लड़का कुछ लेकर के जा रहा है और ये फिसल के मुंह की तरफ गिर रहा है, गिर रहा। तो मतलब जो लोग चीजों को हैंडल नहीं कर पाते, जो लोग चीजों को क्या नहीं कर पाते? हैंडल नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को हम लोग फूहड़ कहते हैं। फूहड़, बेसहुर, जिनको कोई सहूर या वो नहीं होता, बटर फिंगर्स। आप इसको ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में आपने बहुत सारा ऑयल लगा दिया, बहुत ज्यादा बटर लगा दिया, अब मैं कुछ भी पकड़ूंगा तो क्या होगा? फिसल जाएगा, बार बार मेरे हाथों से निकल जाएगा, है ना। तो बटर फिंगर्स को आप ऐसा कुछ लिख लो जिससे आपको याद रहे कि फेल्स टू होल्ड थिंग्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, फेल्स टू होल्ड थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को पकड़ने में फेल रहे, चीजों को पकड़ने में असफल रहे, चीजों को हैंडल ना कर पाए, उसे हम बोलते हैं। तो ये टू बी क्लमसी हो जाएगा। क्लमसी, क्लमसी ध्यान रखिएगा। क्लमसी मतलब होता है फेल्स टू होल्ड थिंग्स, जो लोग फूहड़ होते हैं, ठीक है, जिसको हु फ्रिक्वेंटली ड्रॉप थिंग्स हम बोल सकते हैं। हु फ्रिक्वेंटली ड्रॉप थिंग्स। हु मतलब क्या हो गया? जो। फ्रिक्वेंटली मतलब एक तरीके से बार बार, बार बार। ड्रॉप मतलब गिरा देना, थिंग्स मतलब चीजों को, जो बार बार चीजों को गिरा देते हैं, जो संभाल नहीं पाते, होल्ड नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, उन्हीं को बोलते हैं बटर फिंगर्स, यानी टू बी क्लमसी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। और देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को भाई पहले भी बोला था, आप लोग मेंटली प्रिपेयर भी होंगे इस चीज के लिए। मैं पहली बार, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूं बिना बोले, मैंने आपको पहले भी बोला था। देखिए हमारी 2 दिन क्लास की शुरुआत थी, हमने 1-1 घंटा किया। मैंने कहा था समय के साथ ये धीरे धीरे 1.5 घंटे होंगे, ठीक है। कभी कभी अगर मान लीजिए 2 घंटे भी हो जाते हैं, तो आप लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अब आप आज सोच के देखो ना, मतलब फीस मैंने बड़ी अफोर्डेबल रखी है। अब अगर मैं 400 फीस में मैं अगर बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, जब टीचर को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से मेहनत करने में, तो आपको भी तो मुझे लग रहा नहीं होना चाहिए। और ये आपके पास लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, आप आराम से इसको पढ़िए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे शब्द कवर करने हैं। अभी तो हम बेसिक ईडियम्स लेके चल रहे हैं, बेसिक वन वर्ड लेकर के चल रहे हैं, धीरे धीरे हमें इसके लेवल को बढ़ाना है। तो हमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए शब्दों का बहुत भंडार चाहिए, और उसके लिए हम 45 मिनट और 1 घंटा पढ़ा के बेवकूफ़ बना के नहीं हो सकता लड़कों को। तो ये 4-5 महीने बच्चों के साथ लग करके मुझे पढ़ाना पड़ेगा, अच्छे से उनको समय देना पड़ेगा, ठीक है, तब जा करके हम इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। मैं आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाल रहा हूँ, बस आप बड़े हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हैं तो आपकी सोच अब ग्रेजुएट हो चुकी है, तो आप मुझे समय दोगे। तो इसकी अभी देखिए जैसे ये क्लास खत्म होगी, ये थोड़ी देर बाद अपलोड होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर बाद अपलोड होगा, तुरंत अपलोड नहीं हुआ। लंबी वीडियो है, हो सकता है 15-20 मिनट ले ले। मैं इसकी पीडीएफ आपको तुरंत अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बाकी आपने नोट्स वगैरह बना लिया होगा, ठीक है। 8 PM वाले, हाँ 8 बजे नहीं, वो 9 बजे क्लास होगी, ठीक है, उसको 9 बजे करेंगे, क्योंकि अभी तो जस्ट छोड़ रहा हूँ। तो 9 बजे हम यूट्यूब पे अपना अभी लाइव आएंगे, तो यूट्यूब पे आप लोग 9 बजे लाइव आ जाना, सभी लोग आ जाया करो और शेयर कर दिया करो चीज़ों को, ठीक है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज यहीं पे इसका समापन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से चीज़ों को सीखा होगा।
पढ़ा होगा, मज़ा आ गया होगा आप सभी लोगों को। और प्लीज़ आपसे फिर से वही गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों को, बाकी लोगों को रिकमेंड करिए, क्योंकि ये बैच बहुत यूज़फुल है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे मज़ा आ रहा है और आप पढ़ के सीख रहे हैं चीज़ों को, तो थोड़ा रेटिंग में 5 स्टार के साथ रिव्यू भी किया करिए, ठीक है, जिससे और बच्चों को आगे चल करके मदद मिले। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे भाई आप सभी लोगों का।